जय हिंद एवरीवन। प्लीज बैठिए सब लोग। क्या हाल है आप लोगों का? चलिए, हम एकदम बिंदास हैं। चलिए बैठ जाइए सारे लोग, पीछे जल्दी जल्दी बैठिए। थोड़ा सा शायद लाइट नहीं है इसलिए कुछ फैंस नहीं चल रहे हैं, है ना? हाँ, गेट खुलवा देते हैं। गेट खोल दीजिए ये वाला। तो दोस्तों, आज से हम इकोनॉमी शुरू करेंगे, अर्थव्यवस्था। एंड देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। और जब तक हमारा बोर्ड तैयार हो रहा है, जब तक हम आपको थोड़ी सी बात बताते हैं कि ऑनलाइन भी सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, जय हिंद सभी लोगों को। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो हमारे बीपीएससी के एग्जाम में इकोनॉमी के इन द प्रीलिम्स ऑन एन एवरेज अगर हम 69th, 68, 69, 70 लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स को देखें तो हमें ये पता चला कि ऑन एन एवरेज हमारे एग्जाम में इकोनॉमी के 15 क्वेश्चंस आते हैं इन द प्रीलिम्स। तो जो हमारा वेटेज है वो 15 सवालों का है। आप इसे मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स में 12 से 15 सवाल आएंगे। तो ये हमारा वेटेज है इन द प्रीलिम्स, 12 से 15 सवाल। और अगर हम मेंस की बात करें कि हमारा मेंस का क्या सीन है, तो इन द मेंस एग्जामिनेशन अगर हम मेंस की बात करते हैं तो इकोनॉमी से अगर हम पिछले 2 एग्जाम पेपर का एनालिसिस आपको बताएं, 69th एंड 70th जो मेंस हुआ, इसमें इकोनॉमी जो मेंस का पार्ट है वो है जीएस पेपर 2 सेक्शन 2। जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 में आता है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 में आता है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो अगर हम 69 की बात करें तो इन द 69th एग्जामिनेशन जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे वो सिर्फ एक क्वेश्चन आया था बस, और एक क्वेश्चन में भी ऑप्शन था कि आप ज्योग्राफी का करना चाहो तो वो कर दो अथवा इकोनॉमी का कर दो। और 70 में हमारा जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे मेंस में वो एक भी सवाल नहीं थे। तो इसका मतलब है पिछले 2 साल से इकोनॉमी का मेंस में वेटेज बहुत ही कम है या खत्म है। बट अगर हम 68, 67, 66, 65 वहां जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लगभग 60-70% इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहते थे इन सेक्शन 2। तो हम ये मान के चलेंगे कि फिलहाल 2 साल से इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या 69 में एक क्वेश्चन आया, 70 में एक भी नहीं आया। तो हम ये मान के चलेंगे कि शायद कभी ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि सिलेबस में तो सेक्शन 2 में लिखा है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। इसलिए हमें और पढ़ना तो पूरा ही होगा। तो हम अपनी प्रीलिम्स और मेंस को सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हम जो असेंबल्ड हुए हैं, अभी हम जो मुलाकातें करेंगे वो सिर्फ प्रीलिम्स पर्पस से करेंगे, और जो मेंस है इकोनॉमी का वो बिल्कुल अलग ही टॉपिक्स हैं। और मेंस में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो प्रीलिम्स से रिलेटेड हो। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी का अलग सा सब्जेक्ट है, और पीटी की इकोनॉमी अलग है और मेंस की इकोनॉमी अलग है। चलो, ये बात तो हो गई हमारे एग्जाम में इकोनॉमी का भार, इकोनॉमी का वेटेज कितना है पीटी और मेंस में। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे विद द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स कि हमारे पीटी का सिलेबस क्या होगा। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं सबसे पहले पन्ने पर, सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे, दिस इज सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स एग्जाम का हमारा क्या सिलेबस होगा, हम जरा यहां से शुरू करें और बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स है इसमें हम शुरू करेंगे दोस्तों फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज परिचय। परिचय, इंट्रोडक्शन। तकरीबन अगले 3-4 सेशंस में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लगभग 3-4 क्लासेस में
हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे है, और बहुत सारे फंडामेंटल्स, बहुत सारे बेसिक्स इस इंट्रोडक्शन में क्लियर होंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति दैट इज इन्फ्लेशन। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वित्तीय बाजार। वित्तीय दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा मनी एंड बैंकिंग। मुद्रा एवं बाजार, मनी एंड बैंकिंग। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम पढ़ते हैं द टॉपिक कॉल्ड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीआई, एनएमपीआई एटसेट्रा। ऐसे ही लिख लेना है आपको, क्या होता है वो सब बाद में देखेंगे। तो एचडीआई, जीडीआई, जीएमबीआई, एनएमबीआई, व्हाटएवर। तो दोस्तों ये सब हम यहां पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 हमारा होगा प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में योजना प्रणाली। प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में योजना प्रणाली। प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में योजना प्रणाली। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी। नेक्स्ट टॉपिक होगा अनएम्प्लॉयमेंट। आप बेरोजगारों को पढ़ाया जाएगा कि बेरोजगारी क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, लोक या कह लो सार्वजनिक, सार्वजनिक वित्त। इसमें हम दो बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करते हैं। वन इज बजट, बजट, एंड द लास्ट वन इज टैक्सेशन, कराधान। बजट एंड टैक्सेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा लास्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार।
फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। तो मेरे प्यारे साथियों, दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द प्रीलिम्स। हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और ये हमारी पीटी की इकोनॉमी होगी, और जो मेंस की इकोनॉमी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। और मेंस में हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेंस का जो हमारा सेक्शन होगा उसमें पढ़ेंगे हम द इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। वहां से शुरू करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी से पहले कैसी थी और आजादी से लेकर 1991 तक कैसी रही, और 1991 के बाद 2025 तक कैसी है, और 2025 से चूंकि हमारा सपना है कि हम 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं देश को, तो 25 से लेकर 2047 तक हमारी क्या क्या रणनीति है, जिसको हमने अमृतकाल बोला है आजकल। तो हम इसको कवर करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, मेंस में। फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पूरा का पूरा, कम से कम एग्रीकल्चर के तमाम सारे टॉपिक्स, जैसे एमएसपी आपने सुना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपने सुना होगा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एग्रीकल्चरल सब्सिडी, कृषि सब्सिडी, दोस्तों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, कृषि में तकनीक, ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इन द मेंस, राइट। और हम पढ़ेंगे वहां पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, औद्योगिक नीतियां एवं औद्योगिक विकास, कैसे हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई कि हमारे देश आजाद होने के बाद हमने 1948 में औद्योगिक नीतियां बनाना शुरू करी, और पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में 1948 में आती है। बिल्कुल नहीं समझना है, ना सुनना है, सिर्फ ऐसे सरसरी निगाहों से दिमाग में रखना है और बस छोड़ जाना है। अभी तो ये मत सोचना क्या बोले जा रहा है ये आदमी, तो जो हम बोलेंगे वो अभी पढ़ाएंगे, लेकिन हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि मेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, कैसी है, कैसी होगी। देन हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, देन हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज, देन हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमईज, ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स कहां पे कवर करेंगे हम, मेंस में, राइट। जो पीटी के बिल्कुल 360 डिग्री अलग होगा, तो वो हम बात कर रहे होंगे इन द मेंस, राइट। तो आइए दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स की इकोनॉमी, और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू अबाउट द नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे स्टडी मटेरियल, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री, स्टडी मटेरियल, कि आखिर हम किन किन चीजों को की मदद लेंगे, स्टडी मटेरियल में क्या क्या होगा, क्या क्या हम पढ़ेंगे, हम इन चीजों की बात करते हैं। क्या क्या हमारा सोर्स होगा, किन स्रोतों से हम पढ़ाई करेंगे, सो दैट पूरे सेशन के बीच में आप में से कोई कभी ये कोशिश मत करना कि मुझसे पूछें कि सर हमें क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, नहीं तो थप्पड़ मार के भगा दिए जाओगे, ये याद रखना। कम ऑन यस, अपनी इज्जत स्वयं के हाथों में रखना, कम ऑन यस और नॉट, क्योंकि हम पहली क्लास में आपकी सारी समस्याओं को समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इन बिटवीन द बहुत सारे बच्चे आएंगे, ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर क्या पढ़ें क्या नहीं, तो उनने पहली क्लास सुनी ही नहीं है, इसका मतलब, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमारे क्लास नोट्स होंगे, दैट वुड बी द बाइबल फॉर यू गाइस। तो क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कम से कम हिंदुस्तान की मोर देन 50 बुक्स को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं, उनसे क्लास नोट्स होंगे। और तकरीबन जो क्लास नोट्स होंगे, अगर हम प्रीलिम्स में बात करें तो 250 से 300 पन्ने की एक कॉपी मैं बनवाऊंगा, और कम से कम 150 पन्ने की एक कॉपी आप अपने आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम इन बिटवीन द सिखाएंगे। तो दोस्तों, प्रीलिम्स में तकरीबन 500 पन्ने के नोट्स होंगे, जिसमें से 250-300 पन्नों का योगदान मेरा होगा और 150-200 पन्ने आप खुद बनाएंगे। अपार्ट ऑफ दैट, जब हम मेंस में बात कर रहे होंगे
तो मेंस में लगभग 200 पन्ने की कॉपी मेंस की होगी। तो मैं आपको कम से कम 500 पेजेस के क्लास नोट्स दूंगा इन द प्रीलिम्स और मेंस। तो मुझे लगता है इतना बहुत बल्कि नोट्स होंगे आपके पास और बहुत लाइक एग्जाम ओरिएंटेड डिजाइंड है जो हम क्लास में काम करेंगे पढ़ेंगे। तो आपको क्लास नोट्स कम से कम इतने बार पढ़ने हैं, इतने बार पढ़ने हैं, इतने बार पढ़ने हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आप प्रीलिम्स में जो 250-300 पन्ने हैं उसे 10 से 15 मिनट में खत्म कर लो। मेंस के जो 200 पन्ने हैं उसे आधा घंटे में खत्म कर लो। अगर आपने इतने बार पढ़ लिया, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हम उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, क्लास नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, राइट, तो उससे क्या होगा, बस हम रिवाइज करते समय पेज पलटेंगे, सब स्कैंड है ही, पलटेंगे स्कैंड है। इस तरीके से हमें तैयारी करनी है अपनी क्लास में। कम ऑन, राइट। नाउ अपार्ट ऑफ दैट दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई बेसिक बुक्स लेनी है, और बुक पढ़ना तो वैसे ही बहुत जरूरी है, तो अगर आपको कोई बेसिक्स बुक्स पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में भी सिर्फ 2 एनसीईआरटी मैं बताता हूं, और दोनों 12th क्लास में है, दोनों 12th क्लास की हैं। लेकिन समटाइम इस एनसीईआरटी में 11th भी लिखा होता है। ऐसा क्यों, वो थोड़ी देर में बता देते हैं। एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किताब का नाम है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास। और एक और किताब है जिस किताब का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी की किताब ले लो, वो बहुत सस्ती मिलती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा रिच और अच्छा टेक्स्ट आपको मिले, कुछ अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिले, व्यापक नॉलेज मिले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों किताबें, एक राइटर हैं, 2 राइटर हैं एक किताब के, वीके ओहरी एंड टीआर जैन। ये एक ही किताब है जिसके 2 राइटर्स हैं, वीके ओहरी एंड टीआर जैन। आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो। जैसे आपने अपने एकेडमिक्स में देखा होगा कि लाइक 11th-12th में जब आप पढ़ते होंगे तो आपकी जो एनसीईआरटी या जो टेक्स्ट बुक है उसका कोई प्राइवेट पब्लिकेशन भी आता था, साइंस में प्रदीप वगैरह ऐसा कुछ देखते हैं, है ना, या कुछ भी। तो दोस्तों ये 2 रेफरेंस बुक्स हैं जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बहुत रिच कंटेंट के साथ, बहुत शानदार एलैबोरेट करके इसमें दिया गया इन किताबों में, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आपको इसके साथ साथ इफ यू गाइस वांट्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स लाइक एंड डीप, तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी ले सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे मैं आपसे कहूंगा, बहुत जरूरत तो नहीं है इस किताब की, आप इसको ऐसे भी कर लो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप ले लीजिएगा। दैट इज इंडियन इकोनॉमी बाय उमा कपिला। इंडियन इकोनॉमी, उमा कपिला। तो दोस्तों ये उमा कपिला राइटर हैं एंड शी वॉज माई टीचर व्हेन आई वॉज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दोस्तों शी वॉज माई प्रोफेसर ओवर देयर। तो बहुत शानदार इन्होंने किताब लिखी है और हर साल अपडेट होती है, उमा कपिला, ये ले सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, प्रतियोगिता दर्पण की एक ईयरली इशू आता है, ईयरली इशू, प्रतियोगिता दर्पण का ईयरली इशू, वार्षिकांक हिंदी में कहते हैं वार्षिकांक, और वो उसका नाम होगा इंडियन इकोनॉमी, इसी नाम से। एक तो प्रतियोगिता दर्पण आती है जो आप देखते हैं मंथली मैगजीन, बोलो जी यस, पीछे मंथली मैगजीन्स। उसके अलावा एक प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक आता है साल में एक बार। एक्चुअली ये साल में 2 बार छपती है, एक बार अप्रैल के बाद और एक बार अक्टूबर नवंबर में। तो आपको अप्रैल एडिशन लेना है इसका, अप्रैल एडिशन, जिसमें आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब शामिल होके आता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसे भी पढ़ें। इसके साथ साथ आप लोगों को एक
कोई भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और बिना न्यूज़पेपर के तैयारी कभी नहीं हो सकती। कौन सा पढ़ना है वो आपकी स्वेच्छा है। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं, नव भारत, दैनिक जागरण, भास्कर, वॉटएवर, मैं उसके लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं 2 अखबार पढ़ता हूँ, समटाइम्स हिंदू, बाकी मेरा जो मेन अखबार है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लाइक इंडियन एक्सप्रेस, और दूसरा मिंट। तो ये न्यूज़पेपर मैं रेफर करता हूँ, लेकिन वो मैं पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैं कहूँगा कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते आए हैं, जिसकी भाषा आपको समझ में आती है, तो आप उसको पढ़ते रहिए आप, लेकिन एक न्यूज़पेपर मस्ट है। अपार्ट ऑफ दैट, अगर हम बात करें मैगजीन्स, दोस्तों अब आपको कोई भी मैगजीन्स लेनी है, जिसमें मैं जो रिकमेंड करूँगा कि आपको एक मंथली मैगजीन तो पढ़नी है, और मंथली मैगजीन में आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है KGS। तो हमारी जो मंथली मैगजीन है, हमारे नोएडा में बहुत शानदार लोग बैठे हुए हैं जो लाइक हर महीने एक मैगजीन बनाते हैं, और उसमें बहुत शानदार, बहुत इन डिटेल कंटेंट आपको मिलता है। तो आप हमारी मंथली मैगजीन रेफर जरूर करेंगे। उसमें हमने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें लिखते हैं, और वो लोग बनाते हैं जो लोग ऑलरेडी UPSC, BPSC, UPPSC के इंटरव्यू और मेंस तक पहुंच चुके हैं, और ऐसे लाइक रिसोर्स पर्सन्स हमारे पास हैं। तो आप मंथली मैगजीन ये, या आपका मन हो तो कोई और आप जो मैगजीन पढ़ते आए हैं अभी तक, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, आपको बिल्कुल स्टार मार्क करके ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिना इसके ना तो कभी आज होगा ना 10 साल बाद एग्जाम कभी नहीं होगा, और वो है योजना एंड कुरुक्षेत्रा। योजना एंड कुरुक्षेत्रा, दोस्तों ये 2 मैगजीन्स हैं, और ये सरकारी मैगजीन्स हैं, 15-20 रुपए की आती हैं, पतली पतली सी। और आपको नोट्स बना बना के, अगर किसी ने योजना और कुरुक्षेत्रा 1 साल की पढ़ ली, तो आपको ना तो कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ना किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी। आपका मेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, बिना कोचिंग के, बिना टीचर के। सो दीज आर द रामबाण फॉर द टॉपर्स, जो टॉपर्स होते हैं। तो योजना और कुरुक्षेत्रा तो मान लो आपके लिए रामबाण है, और बिना उसके आप मेंस में जाएंगे ही नहीं। और अगर आपने योजना और कुरुक्षेत्रा को 1 साल का बढ़िया से कवर कर लिया, विद शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स बना बना के बढ़िया से, तो आप समझना आपका एक बहुत अच्छा कंटेंट। कई बार साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स आते हैं, एग्रीकल्चर के आते हैं, इंडस्ट्रीज के आते हैं, राइट। हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि इन योजनाओं कुरुक्षेत्र में वही लोग आर्टिकल्स लिखते हैं जो लोग आपके मेंस की कॉपी चेक करते हैं। तो दोस्तों सोचो, अगर जो लोग कॉपी चेक करने वाले हैं, अच्छे अच्छे एमिनेंट प्रोफेसर्स, लाइक एमिनेंट लोग हमारे देश के, वही लोग जो कमीशंस में कॉपियां चेक कर रहे होते हैं मेंस की, वही लोगों के आर्टिकल्स आते हैं। सोचो उनके सामने तुमने उन्हीं की चीज परोस दी, तो आपको क्या औरों से कितने अच्छे नंबर मिलेंगे। यू गाइस कैन इमेजिन, कम ऑन, राइट। तो दोस्तों ये जरूर है, मस्ट रीड है, मतलब इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्या बात समझे? चलिए, इसके अलावा अगर मैं कहूंगा तो आप लोगों को नंबर 6 आई सजेस्ट द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स का, पिछले 2 वर्षों का, लास्ट 2 इयर्स आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर देखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो हो गया हमारा सोर्स, हमारा स्टडी मटेरियल, जिसको हम फॉलो करेंगे और इकोनॉमी इनके माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। चलो अब बताते हैं आपको एक बढ़िया सी सुंदर सी बात, और वो ये कि देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमी इन योर प्रीलिम्स एंड मेंस। क्योंकि वो वेटेज की बात तो हमने आते आते क्लियर कर दी। इसके अलावा आपको एक बात पहली क्लास में शुरुआत के घंटों में कुछ सीख लो कि आपके एग्जाम में इकोनॉमी की भूमिका क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑन एन एवरेज 15 सवाल हमारे सब्जेक्ट से आपको मिलेंगे। और बहुत अच्छी बात दोस्तों इस विषय की ये है कि अगर हम आपकी सबकी बात करें और आप जैसे अन्य स्टूडेंट्स की बात करें, तो ये एक ऐसा विषय है दोस्तों इकोनॉमिक्स, जिस विषय के बारे में
80% से ज्यादा जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो इस विषय से बहुत ज्यादा ताल्लुकात या तो नहीं रखते हैं, और रखते हैं तो बहुत कम रखते हैं। जल्दी बोलिए, क्या आप मेरे इस सेंटेंस से सहमत हैं? ऐसा सहमत हैं? तो दोस्तों, या तो 80% से ज्यादा बच्चों को इकोनॉमिक्स आती ही नहीं, और आती भी है तो वो क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है वो समझिए आप। इसमें बहुत गंभीरता छुपी हुई है दोस्तों, और वो ये कि आपका सिलेक्शन उन क्वेश्चंस को बनाने से नहीं होता जो सवाल सारे लोग बना रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया, और तुमने ठोक दिया आयरलैंड, और तुमने मैंने कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे सवाल, या आपके एग्जाम में इकोनॉमी से पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, और लिखा हो 1935, तो तुमने गोला भर दिया और सोचो तो दोस्तों, ऐसे सवालों से कभी एग्जाम नहीं निकलता। एक्चुअली एग्जाम कैसे निकलता है, तो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस जो आपके पीटी में हैं, बहुत एक एक शब्द हमारी क्लास का बहुत मूल्यवान होगा, इसलिए आपको उतनी ही इंटेंसिटी से इसको फॉलो करना है, ना कि सिर्फ सुन के रह जाना है। तो दोस्तों, अगर 15 सवालों में हम बात करें कि औसतन 12 ऐसे सवाल आएंगे जो आम स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, और उन 12 सवालों में से कम 9 या 10 सवाल आपको करके आना है। मतलब ये कि आपका पीटी होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड सिर्फ एक फैक्टर पे करेगा, जिसको आज ही सीख लो कि 150 में से 25 के लगभग ऐसे सवाल आते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपका पीटी होगा या नहीं होगा। उन 25 क्वेश्चंस को हमें पकड़ना है, और उन 25 क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है, क्योंकि बाकी 125 में अगर हम कहें 70-80 तो ऐसे सवाल होंगे जो सारी कर लेंगे। क्योंकि जब एग्जाम बनाते हैं तो चूंकि आई एम द मैंने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत पढ़ा मैंने, आई एम द डॉक्टरेट ऑफ माई सब्जेक्ट, तो रिसर्च करी, पीएचडी करी, आई वर्कड इन द यूनिवर्सिटी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी दैट टू इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अपार्ट ऑफ दैट 2011 से हम यही सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पढ़ा रहे हैं। इंडिया के लगभग 17 स्टेट्स में मैंने पढ़ाया है, और लॉन्ग टर्म दोस्तों, कम से कम लगातार हर साल दिल्ली मुखर्जी नगर में आज भी हमारा आवास है, वहीं रहते हैं हमारे बीबी बच्चे, माता पिता। तो दोस्तों, इसी सेगमेंट में बहुत रिच एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पर मैं आपसे बात कर रहा, और वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, वो 25 सवाल निकाल लेने हैं 150 में से, और वही 25 सवाल डिसाइड करेंगे कि आपका पीटी होगा या नहीं। और उन 25 में से 8-10 हमारे इकोनॉमी के सवाल होंगे, बाकी अन्य विषय के होंगे। जो दोस्तों, जो सवाल जनरली आम लोगों से ना बने और जो बना दे, बस उसका पीटी हो जाता है। आई होप मेरा फॉर्मूला पहली ही क्लास में आपको समझ में आ गया। और ये इकोनॉमी प्लेज अ वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन, कि आप इन होंगे या आउट। दोस्तों, ये इकोनॉमी एक इतना महत्वपूर्ण है आपके, इसका रोल क्या है मैंने समझा दिया बहुत ही कम शब्दों में। बोलो जी हाँ। आवाज नहीं आ रही मुझे, बस इतनी आवाज है क्या? बस पक्का? तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों को जो कम बच्चे कर पाए, उसी विषय को आपको पढ़ लेना है। और अभी बस आज से एक हफ्ते के अंतर्गत आप सभी लोगों को स्वाद आने लगेगा इकोनॉमी में, और 1 महीने बाद, आज पहली क्लास के शुरुआत के पहले घंटे में बोल रहा हूं कि 1 महीने बाद आपके जीवन का नंबर 1 सब्जेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी, राइट। और 2 महीने बाद जब आप किसी भी मॉक टेस्ट को करेंगे, तो सबसे पहले तुम्हारा दिल दिमाग भड़बड़ा कर ढूंढेगा कि इकोनॉमी के सवाल कहां हैं, और सबसे पहले तुम इकोनॉमी के ही सवाल लगाओगे, राइट। और अगर मैं ऐसा करने में नाकामयाब हुआ, तो ये मार्कर और मेरी ये आखिरी बैच होगा जीवन का। क्या मेरी बात समझे? मतलब इस एनर्जी और इस उद्देश्य के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो गया, आपका उद्देश्य मुझे ना जानना है, वो आप अपने पास रखिए। मेरा उद्देश्य
क्योंकि इतने सारे बच्चों के उद्देश्य सुनेंगे बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसलिए आप मेरे ही उद्देश्य सुन लीजिए। बस मेरा उद्देश्य यही है कि विद इन 1 वीक इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना और विद इन 1 मंथ दोस्तों इकोनॉमिक्स से मोहब्बत करवाना और 2 महीने के अंदर इससे ब्याह करवा देना। कम ऑन राइट। और ब्याह के बाद क्या होगा वो तुम जानो। दोस्तों ये हमारा इकोनॉमिक्स से आने वाले 2 महीनों में यही होने वाला है आपके साथ। कम ऑन राइट। एक ऐसा विषय जो आपको बहुत डेंजरस और खतरनाक लगता है, अगर मैं हाथ ऊपर कराऊं तो हार्डली सिर्फ 10 या 5% तो ज्यादा हो गया, 2-3% ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इकोनॉमिक्स अभी आती होगी, राइट। बाकी सारों का डब्बा गुल होगा जिनने न तो कभी पढ़ी न तो कभी देखी। और तो और जब आप जैसे ही स्टूडेंट तो और भी हैं बाजार में जिनका सबसे कमजोर विषय होता है क्या, इकोनॉमी। तो वो जो 15 हैं उनमें से हमारा लक्ष्य होगा कि हम 10 क्वेश्चन एग्जाम में कर लें। 10 से ज्यादा का लक्ष्य तो हमें बनाना भी नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। आई एम वेरी लाइक बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा कि हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करते हैं, न तो फेंकते हैं न तो फालतू की बातें करते हैं कि हमने ये करा, हम ये हैं, हम वो हैं। भैया हम बहुत साधारण शिक्षक हैं और अपने विषय को दोस्तों आपको ऐसे घुला के पिलाएंगे कि तुम रात में सपनों में भी इकोनॉमिक्स चल रही होगी। कम ऑन यस। और अभी ऐसा बस अंतर यह है कि आज मैं बोल रहा हूं, 1-1.5 महीने बाद ऐसा आप बोलेंगे, बस उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने सही बोला। कौन सही है कि नहीं। तो ये तो दोस्तों हमारा आने वाली क्लासेस का वेटेज है एंड हमारा जो भी प्लान है कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड, पहला टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन। यहां से शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप पहला हेडिंग लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1। बहुत सुंदर तरीके से लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के परिचय के साथ। सिर्फ आप अपनी कॉपी में लिखिए इंट्रोडक्शन परिचय, इंट्रोडक्शन परिचय। और कॉपी को बंद कर दीजिए और पेन रख दीजिए। आप पुट योर पेन डाउन एंड क्लोज द नोटबुक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नाउ दोस्तों शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग हमारी क्लास में किसी भी दिन, किसी भी समय, कहीं से भी और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी दिन, कहीं से भी, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझे सब कुछ आता है, राइट। सही है दोस्तों। और आप लोग पूछेंगे जब, वो पेन डला है किसी का, आप लोग पूछेंगे जब, नहीं उठ पा रहा है, अभी हम उठवा देते हैं, रुक जाओ। आप पूछेंगे जब आप घर पे पढ़ेंगे और आपका, मेरा और आपके पेरेंट्स का बस एक ही सपना है कि आप पढ़ें और अधिकारी बने, तो आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, अच्छा पूछिए, बुरा पूछिए, छोटा पूछिए, बड़ा पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए। आता होगा तो तुरंत बता देंगे, नहीं आता होगा तो पढ़ के बता देंगे, क्या दिक्कत है। कम ऑन, यस और नॉट। वैसे तो सब कुछ आता ही है, बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है ऐसे तो कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन बहुत कुछ तो आता ही है। और नहीं आता तो थोड़ा सा आपसे सीखने का मौका मिल जाएगा मुझे। कम ऑन, यस। टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, आई एम द टीचर, यू आर द लर्नर। कम ऑन, यस। टीचिंग लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये तो लाइफ लॉन्ग है। कम ऑन, यस। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ चीजें मैं आपसे भी सीखूंगा। सो इस तरह से हमारा सिलसिला चलता रहेगा, राइट। तो आप लोग खूब सारे सवाल पूछिए, कहीं से भी पूछिए, खूब सारे PYQs लगाइए, टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। और वो ये कि एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ प्रीलिम्स यू ऑल वुड हैव अराउंड मोर देन 1000 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों सेशन के एंड तक आपके पास इकोनॉमिक्स के 1000+ MCQs अवेलेबल होंगे आपके पास हमारे सब्जेक्ट के। वो कैसे कि 10 चैप्टर मैंने आपको लिखवाए हैं, हर चैप्टर से
चैप्टर खत्म होने के बाद एक टेस्ट होगा, सो दैट आपको 100-150 क्वेश्चन करते करते आपको 1000+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कम ऑन एवरीवन, आर यू रेडी फॉर दैट? अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद 3-4-5 दिन तक चलेगा और नेक्स्ट वीक के वीकेंड में दोस्तों हम लोग इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, या जब भी मौका मिलता है। क्या बात समझे? तो हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट 100% आपके क्लास नोट से होगा, और फिर एक कंबाइंड टेस्ट भी होगा कभी कभी, अगर मुझे मौका मिला तो। उसका कमिटमेंट नहीं है। और उस कंबाइंड टेस्ट में PYQs अलग अलग जगहों से मैं कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रखूंगा, सो दैट आपके पास इतने मॉक टेस्ट होंगे। एट द एंड ऑफ मेंस कम से कम आपके पास 500-700 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव मेंस के, जो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। कम ऑन, राइट? तो इनके बेसिस पर हम इकोनॉमी की न्यू और अपना बिल्डिंग तैयार करने वाले हैं। कम ऑन, यस, ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है। अब आप अपने अंतरात्मा से अपने आप में कमिटमेंट दे दो कि मैं अगले 2 महीने तक इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और इस विषय के साथ हम न्याय करेंगे और अपने सिलेक्शन की को सुनिश्चित करते हुए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ये शपथ आपको अपनी तरफ से लेनी है, और मुझे अपने स्टूडेंट में पूरा दोस्तों कंसंट्रेशन चाहिए होगा एट ऑल द टाइम इन ऑल दी क्लासेस। क्या आप बात समझे? तो आपको बहुत डिटरमिन्ड होके पढ़ना है अगर आप पढ़ना चाहते हो। थोड़ा सा भी कोई मुझे कमजोर दिखा, लात मार के बाहर भगा दूंगा। और दोस्तों क्लास के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई होगी और कोई बातें नहीं होंगी। कम ऑन, राइट? आपको मुझसे बातें करनी है, करिए। मुझसे जो पूछना है पूछिए, जहां से पूछना है पूछिए। मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा, आप चैप्टर नंबर 7वां है वहां से पूछिए, आप कहीं से भी पूछिए, अपन सब आपको बताएगा। कम ऑन यार, यस और नॉट? लेकिन मुझे आपके साइड से चाहिए एक ऑनेस्टी के साथ डिटर्मिनेशन, पढ़ने का जज्बा। कम ऑन, राइट? चलो स्टार्ट करें क्या? ओके, देखो यहां से शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों अगर हम बात करें, देखना जरा आवाज को देखो क्या हो गया। तो अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं संसाधनों के आवंटन के बारे में। आवंटन का मतलब होता है प्रयोग, दैट इज यूज, उपयोग। कि दोस्तों अर्थशास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, बोले तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, तो हम अपने संसाधनों को कितने बेहतर तरीके से उपयोग करें। हाउ बेस्ट वी कैन यूज द अवेलेबल रिसोर्सेस। जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, हम उन संसाधनों का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग करें। अब मुद्दे की बात यह है कि गुरुजी ये संसाधन क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेस, संसाधन, तो हम इकोनॉमिक्स में 2 एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में तमाम बार हम इनको प्रयोग करेंगे, और आप बहुत गौर से सुनेंगे। हम 2 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे आगे। एक है दोस्तों दैट इज कंज्यूमर, जैसे हम कहते हैं उपभोक्ता, दैट इज कंज्यूमर। मैं बाजार गया और ये शर्ट खरीद के लाया, दोस्तों मैं कंज्यूमर हूं। मैं बाजार गया, ये मार्कर खरीदा, मैं कंज्यूमर हूं। मैं बाजार गया, मैंने ये टीवी खरीदी, मैं कंज्यूमर हूं। मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, दोस्तों मैं कंज्यूमर हूं। तो कंज्यूमर हम जानते हैं ऑलरेडी। साथ में हम यहां पे पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर
जैसे हम हिंदी में कहते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर उत्पादक। जिस बंदे ने ये शर्ट बनाई, जिस बंदे ने ये मार्कर बनाया, जिस बंदे ने ये टीवी बनाई, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर उत्पादक। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम इन दो एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये चल रहा था कि गुरुजी ये संसाधन क्या होता है, ये रिसोर्सेस क्या है। दोस्तों संसाधन का मतलब है अगर हम एक उपभोक्ता हैं, अगर हम एक उपभोक्ता हैं और हमें ये शर्ट खरीदनी है, जैसे यहां पर बात करें आप सभी लोग उपभोक्ता हैं और खान ग्लोबल स्टडीज क्या है, उत्पादक है। इज इट ऑल राइट? दोस्तों अगर हम बात करें तो उपभोक्ता के लिए संसाधन क्या होगा, तो उपभोक्ताओं के लिए संसाधन होगा नंबर 1 दैट इज मुद्रा, बोले तो मनी। अगर मुझे शर्ट खरीदनी है या आपको कोचिंग की फीस देनी है तभी तो आप कोचिंग में बैठ पाएंगे और मैं ये शर्ट खरीद पाऊंगा। तो मेरे लिए जो संसाधन है वो है मनी, और मनी के अलावा मेरे लिए जो संसाधन है वो है समय, दैट इज टाइम। सो दीज आर द रिसोर्सेस फॉर द कंज्यूमर। एक उपभोक्ता के लिए जो संसाधन है वो है मुद्रा एवं समय, वो है मुद्रा एवं समय, राइट? अपार्ट ऑफ दैट दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्पादक उत्पादक, अगर उत्पादक को इस शर्ट को बनाना है या हमारे खान ग्लोबल स्टडीज को हमें ये कोचिंग चलानी है तो हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा लैंड, दैट इज भूमि, जहां पर हम अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, जहां पर हम अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, ऑफिसेस बनाएंगे। हमें दोस्तों चाहिए होगा लेबर, दैट इज श्रम, लेबर दैट इज श्रम। दोस्तों जो लोग वहां काम करेंगे, जैसे केजीएस में आई एम द लेबर, मैं एक श्रम हूं, राइट ना। अपार्ट ऑफ दैट हमें चाहिए होगा एक कैपिटल, दैट इज व्हाट, पूंजी। जो दोस्तों कैपिटल होगी हमारे पास, जो पूंजी होगी, एआई मदद देगी हमें। अगर हम केजीएस की बात करें या हम अपनी कंपनी की बात करें तो शर्ट बनाने वाली कंपनी के लिए जो मशीनें हैं वो कहां से आएंगी, पूंजी से। जो कच्चा माल है वो कहां से आएगा, पूंजी से। जो ईंधन है, फ्यूल है, वो कहां से आएगा, पूंजी से। जैसे केजीएस के लिए ये जो आप लोग फर्नीचर्स देख रहे हैं, ये एयर कंडीशनर्स देख रहे हैं, वो कंप्यूटर वहां रखा हुआ है, ये इतनी बड़ा कैमरा लगा हुआ है, ये सब हमने कहां से खरीदा, पूंजी से। एंड दोस्तों हमें एक चाहिए दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को हम कहते हैं ऑन्ट्री, PRENEURSHIP, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, दैट इज कॉल्ड उद्यमिता, या हम इसको कहते हैं सकते हैं संगठन। एवरीवन क्या, संगठन या उद्यमिता, संगठन या उद्यमिता। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द, ये एक उत्पादक के लिए जो संसाधन है वो है दोस्तों भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। जनरली किताबों में यही मिलता है, लेकिन मैं अपनी क्लास में एक और संसाधन जोड़ता हूं जो आजकल प्रोड्यूसर के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोले तो प्रौद्योगिकी। एवरीवन क्या, प्रौद्योगिकी। सो दोस्तों ये एक उत्पादक के लिए संसाधन है। मतलब अगर उत्पादक चाहता है उत्पादन करना तो वो अगर उसके पास भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और आजकल के समय में प्रौद्योगिकी, दोस्तों अगर उसके पास इतनी सारी चीजें हैं तभी वो उत्पादन कर पाएगा। तो एक उत्पादक के लिए जो संसाधन है वो है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। और इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इनको बोलते हैं दोस्तों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन। क्योंकि ये हमारे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन
तकनीक या प्रौद्योगिकी ये हमारे उत्पादन के साधन हैं, क्योंकि हमें उत्पादन में मदद करते हैं, उत्पादन में योगदान करते हैं। इज इट ऑल राइट फॉर एवरीवन? नाउ सो दोस्तों, ये हैं एक उपभोक्ता और उत्पादक के लिए संसाधन। तो चूंकि मैंने अपनी क्लास यहां से शुरू करी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें यह समझाता है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है हम उनका कितना बेहतर उपयोग कर पाए। आखिर सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों आवश्यक है कि हम अपने हम अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करें? Why it is required? क्यों जरूरी है ये? वो इसलिए क्योंकि यदि एक उपभोक्ता अपने संसाधन, मुद्रा और समय का बेहतर उपयोग करेगा, वो क्यों? क्योंकि हमेशा उपभोक्ता चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। उपभोक्ता का लक्ष्य है कि उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। बोलो हां या ना। दोस्तों, आप गए बाजार और आपने खाया बर्गर या मोमोज, तो आपका उद्देश्य क्या था? आनंद आ जाए। बोलो जी यस। तो हमेशा उपभोक्ता, आप आए कोचिंग तो आप कंज्यूमर हैं। पॉइंट नंबर 1, आपने पैसा दिया है। पॉइंट नंबर 2, आप अपना समय दे रहे हैं। दोस्तों, तो जो मुद्रा और जो समय है ये आप लोगों के लिए क्या है? संसाधन है। बोलो जी यस। और आपका उद्देश्य क्या है? आपका मुद्रा और समय देने का वो है कि आप जब एग्जाम में जाएं तो वहां के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, आप प्राप्त करेंगे संतुष्टि। बोलो जी यस। तो चूंकि एक उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करनी है, इसलिए उसे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग आना चाहिए। बताओ समझ में आया? तो बोलो जय हो। राइट नाउ अगर हम बात करें एक प्रोड्यूसर की, किसकी? एक प्रोड्यूसर की। ध्यान सुनो कि आखिर एक उत्पादक अपने संसाधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, प्रौद्योगिकी, इनका बेहतर उपयोग क्यों करे? क्यों? क्योंकि एक उत्पादक चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त हो? प्रॉफिट, लाभ। बोलो जी यस और नॉट। दोस्तों, इसलिए उत्पादक अपने संसाधन, बोले तो उत्पादन के साधन, बोले तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन का बेहतर उपयोग करे, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? प्रॉफिट। आन दोस्तों, इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट के तौर पर एक तो कंज्यूमर है आप, एक प्रोड्यूसर है केजीएस, हम लोग। बोलो जी यस। एंड हमारे साथ साथ एक और है, एंड दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट, सरकार। बोलो जी है या नहीं? दोस्तों, एक तो कंज्यूमर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर, और हमारे साथ एक गवर्नमेंट। दोस्तों, जैसे एक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त करना है, एक उत्पादक का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त करना है, इसी तरह सरकार का उद्देश्य है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? समाज कल्याण। एवरीवन क्या करे? समाज कल्याण, दैट इज सोशल वेलफेयर। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सोशल वेलफेयर हो। सरकार का उद्देश्य होता है कि हमारे देश में सभी लोगों के पास समान रूप से धन का वितरण हो, हमारे देश के पास सभी लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का समान वितरण हो। भाई, सरकार का उद्देश्य है कि हमारे देश में जो क्षेत्रीय असमानता है वो दोस्तों बराबर हो। एक जगह हमारे पास बिहार है और दूसरा महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य और गुजरात जैसे राष्ट्र हैं। अरे बोलो यस। जहां पर दोस्तों बहुत डेवलपमेंट है और ये बहुत अविकसित और पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हमारे दोनों राज्यों के बीच समानता हो, ये सरकार के उद्देश्य हैं। इसलिए हमें अपने देश में संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए, और ये हमें सिखाता है द सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जैसे फॉर बीइंग अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो संसाधन है, आप लोगों के लिए जो संसाधन है वो है आपका टाइम, वो है आपका टाइम। दूसरे नंबर पर वो है आपके टीचर्स, और तीसरे नंबर पर वो है आपकी बुक्स और स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आपके लिए संसाधन जिस प्रकार से उपभोक्ता के लिए मुद्रा और समय है, उत्पादक के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, प्रौद्योगिकी है, ऐसे ही आपके लिए बीइंग अ स्टूडेंट जो संसाधन है वो है आपके टाइम, आपके टीचर्स और आपकी बुक्स।
अगर आप अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करोगे तो उस लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा जिसमें आपको और आपके घर वालों को बड़ा इंतजार है। कम ऑन, यस और नॉट? दिस इज कॉल्ड योर सिलेक्शन। तो इसलिए हमें संसाधनों का बेहतर उपयोग और बेहतर आवंटन करना चाहिए। आई होप इतनी बात समझ में आई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे दिशा में चलते हैं और इंट्रोडक्शन में यह बात करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, एक इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये वर्ड आया है, एक टर्म है दैट इज कॉल्ड ओइकोनोमस। ओइकोनोमस एक शब्द है। दिस इज द एंशियंट ग्रीक वर्ड, प्राचीन यूनानी शब्द है, दैट इज ओइकोनोमस। दोस्तों ओइकोनोमस एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है, एक प्राचीन यूनानी शब्द है। इट्स अ एंशियंट ग्रीक वर्ड, एक प्राचीन यूनानी शब्द, प्राचीन यूनानी शब्द, एक प्राचीन यूनानी शब्द है दैट इज कॉल्ड ओइकोनोमस। और इस शब्द से आया है द टर्म कॉल्ड व्हाट? और इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये डिराइव हुआ है ओइकोनोमस नाम के शब्द से। और दोस्तों जो ओइकोनोमस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वन इज कॉल्ड ओइकोस एंड अनदर वन इज कॉल्ड नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, दैट इज कह लो परिवार। और दोस्तों जो नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रबंधन, प्रबंधन। तो ओइकोनोमस का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एक परिवार का प्रबंधन या कह लो पारिवारिक प्रबंधन, इज कॉल्ड ओइकोनोमस, पारिवारिक प्रबंधन। दोस्तों कभी जब इकोनॉमिक्स से शुरू हुआ, ओरिजिनेट हुआ, इसका जन्म हुआ सब्जेक्ट का या इस टर्म का, तो वो एक बहुत छोटे स्तर पर हुआ और एक परिवार का मैनेजमेंट कैसे करें वहां से हुआ। जैसे आपके परिवार में कुछ लोग अर्नर्स होते हैं, कुछ लोग पैसा कमा के लाते हैं और बाकी के लोग उस पैसे से पैसे को उड़ाते हैं। बोलो जी यस। जैसे मेरे घर में मैं कमाता हूं, मेरी बीबी उड़ाती है। अरे नहीं समझे क्या दोस्तों? तो क्या परिवार, पारिवारिक प्रबंधन समझेंगे तो तब इकोनॉमिक्स शुरू हुआ तो एक परिवार से हुआ कि कुछ लोग कमाएंगे, कुछ लोग खर्च करेंगे। बोलो जी यस। तो दोस्तों इसको आज हम परिवार से निकल के फिर हम पूरे देश और आज हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ते हैं इसको कि पूरे देश में जो सरकार है, आखिर सरकार के पास जो फंड्स हैं, सरकार के पास जो पैसा है, राइट, सरकार उस पैसे का प्रबंधन कैसे करे। तो ऐसे ही हम इकोनॉमिक्स में सीखेंगे कि हमारे पास जो संसाधन है हम उन संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, बेहतर उपयोग कैसे करें। इसलिए इकोनॉमिक्स को अरस्तु, जिन्हें हम कहते हैं एरिस्टोटल, अरे बोलो यस, तो अरस्तु ने इकोनॉमिक्स को कहा कि अर्थशास्त्र पारिवारिक प्रबंधन का एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र पारिवारिक प्रबंधन का एक विज्ञान है। अरस्तु बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि अर्थशास्त्र जो है वो पारिवारिक प्रबंधन का एक विज्ञान है। मतलब अर्थशास्त्र में हम ये सीखते हैं कि हम अपने एक परिवार को कैसे प्रबंधित करें, एक परिवार को कैसे चलाएं। जैसे आपके परिवार में आपके पेरेंट्स, माता पिता या जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे को हम सब मिलकर खर्च करते हैं। ऐसे हमारे देश के लेवल पर सरकार एक बजट बनाती है जिस बजट में कहां से कितना कितना पैसा आएगा और कहां कितना कितना पैसा जाएगा, इसका प्रबंधन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इतनी बात सबको समझ में आई? अर्थशास्त्र क्या है ये समझ गए? अगर एक बहुत ही सरल भाषा में किसी अनपढ़ आदमी को मुझे ये सिखाना है कि अर्थशास्त्र क्या है, तो मैं उसे सिखाऊंगा कि जो भी हमारे पास संसाधन है उनका हम बेहतर उपयोग कैसे करें, इससे संबंधी एक विषय है जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। बस एक लाइन में खत्म। दोस्तों हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इकोनॉमिक्स है
जो अर्थशास्त्र है इसमें दो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ, अच्छा उससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे एक्टिविटीज, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, गतिविधियां, दोस्तों जितनी भी गतिविधियां हैं इन्हें हमने दो शब्दों में समझते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां। और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज गैर आर्थिक या अनार्थिक भी कह सकते हैं गतिविधियां। तो अगर हम बात करें कि जो एक्टिविटीज हैं वो दो तरीके की हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक आर्थिक गतिविधियां और एक अनार्थिक या गैर आर्थिक गतिविधियां। नाउ what are the economic and non economic activities, थोड़ा सुनेंगे समझेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, वो सारी गतिविधियां, वो सारी एक्टिविटीज जिन गतिविधियों के माध्यम से हम वे सारी गतिविधियां जिनमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिनमें कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि हमें लाभ प्राप्त करना है, हमें पैसा कमाना है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब वे सारी गतिविधियां जिन गतिविधियों में लाइक जो मोटिव है, मोटिव मतलब जो उद्देश्य है वो है टू गेट प्रॉफिट, उद्देश्य है लाभ अर्जित करना। क्या अर्जित करना? जिन गतिविधियों में हम उत्पादन करते हैं किसी भी प्रकार के वस्तु या कह लो और नॉट या और सेवाओं का, एक ऐसी गतिविधियां जहां पर हम लाइक गुड्स, वस्तुओं को कहते हैं गुड्स और सेवाओं को सर्विसेज, जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मुद्दे की बात, ये वस्तुएं और सेवाएं, इन्हें पहली क्लास में बहुत इंट्रोडक्शन के लेवल पर एक लाइन में ही समझ लो, क्योंकि कम से कम 1,00,000 बार ये शब्द यूज होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बोलते समय, लिखते समय। दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों गुड्स, वस्तुएं जो हैं वो टेंजिबल होती हैं, दृश्य होती हैं, गोचर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं गुड्स। ये बोतल मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, दैट इज गुड्स। ये पार्ट है गुड्स का, वस्तु का, राइट। या इसी को हम बोलते हैं मूर्त। जो मूर्त होती हैं, क्या होती हैं? मूर्त। मतलब जो वस्तुएं हैं वो टेंजिबल होती हैं, टेंजिबल, दैट इज कॉल्ड मूर्त, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं। बट जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, ये इनटेंजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं, और हम कह सकते हैं अमूर्त होती हैं। इन्हें हम देखते नहीं हैं, इन्हें हम छूते नहीं हैं, इन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, हम सिर्फ फील करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्या? सर्विसेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो राइट, तो ये क्या है? सर्विस है। मैं आपको क्या दे रहा हूं? आप परिवहन, रेल का यूज कर रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो वो आपको क्या दे रही है? सर्विस। तो एक वस्तु और सेवा। तो दोस्तों एक ऐसा गतिविधि, एक ऐसी गतिविधि जहां पर किसी प्रकार की वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है और जो हमारे देश के जीडीपी में योगदान दे रहा है, जीडीपी में योगदान। जब जो हमारे जो ऐसी गतिविधियां, जो गतिविधियां हमारे देश के जीडीपी में योगदान दें, उन्हें हम कहते हैं आर्थिक गतिविधियां। जैसे मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे इसका मिलेगा पैसा, तो ये क्या हो गया? आर्थिक गतिविधि।
समझना, वो सारी गतिविधियां जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है और वो हम सेल्फ लाइक आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी हम काम करें, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोले तो आत्म संतुष्टि। और इसमें दोस्तों यहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, जो वस्तुओं और सेवाएं यहां पर उत्पादित होगी, उनकी कोई ना कोई मार्केट में, बाजार में, मार्केट में वैल्यू होती है। मार्केट में क्या होती है? वैल्यू। मतलब इनको खरीदा और बेचा जाता है। एवरीवन, इनको खरीदा और बेचा जाता है। राइट? क्या बात समझ गए हैं? जैसे दोस्तों लाइक जिस बंदे ने ये कुर्सी बनाई, तो ये गुड्स है, वस्तु है। और दोस्तों क्या अपन इसको खरीद रहे और बेच रहे? दैट इज कॉल्ड भाई तुम नहीं खरीद रहे, कोचिंग ने खरीदी, तो इसका मतलब इसमें क्या है? मार्केट में क्या है? वैल्यू है। उसी के बेसिस पर तो प्रॉफिट और लॉस होगा और वो जीडीपी में योगदान करेगा। जीडीपी क्या होता है ये हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। एक सिलेबस में एक टॉपिक लिखवाया इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके नीचे एरो डाल के लिखवाया था नेशनल इनकम, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अगर जीडीपी को एक ही सेंटेंस में एक आम व्यक्ति की भाषा के लिए समझाना है, तो मैं जीडीपी को ऐसे बोलूंगा कि एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, बस ये 3 लाइनें। एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन। फिर से एक बार, एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। बाकी जीडीपी का मतलब बहुत लंबी चौड़ी मीनिंग है कि एक वित्तीय वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा बहुत सारी बातें हैं। और तो जीडीपी, वो अभी डरवाना नहीं चाहता मैं, इसलिए बस एक लाइन में क्या है जीडीपी का मतलब? एक, राइट, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। दोस्तों एक ऐसी गतिविधियां, फिर से समझेंगे, ऐसी गतिविधियां जहां जिनका उद्देश्य है क्या कमाना, ऐसी गतिविधियां जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और इन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जा रहा है, जिसकी बाजार में वैल्यू है। एक ऐसी गतिविधियां जो दोस्तों हमारे जीडीपी में क्या देती हैं? योगदान, उसे हम कहते हैं आर्थिक गतिविधियां। और दोस्तों इसका जस्ट उल्टा कर दो, ऐसी गतिविधियां दोस्तों जिसका उद्देश्य है आत्म संतुष्टि, जिनकी दोस्तों कोई बाजार मूल्य नहीं होता, जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता, जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता, जिनको बाजार में ना तो खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, ऐसी आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं क्या? ऐसी गतिविधियां कहलाती हैं गैर आर्थिक गतिविधियां। जैसे दोस्तों मैं केजीएस में पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़ाने से क्या मुझे पैसा मिलेगा? क्या मेरे इस काम का कोई ना कोई पैसे का, मेरे इस काम की वैल्यू पैसे में लगाई जा रही है? इसका मतलब ये हो गई आर्थिक गतिविधि। मैं आपकी जगह अगर मैं अपने घर पर अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, तो क्या मेरी बीबी पैसा देगी उसका? हाँ, तो क्या उसकी कोई मार्केट वैल्यू है? तो दोस्तों पति की तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं होती, मार्केट वैल्यू तो छोड़ो। तो अगर हम बात करें तो जिसका कोई बाजार मूल्य नहीं होता, जैसे मैंने समझा दिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? नॉन इकोनॉमिक। जैसे समझना, मेरे घर में जो गार्डन है, उस गार्डन में माली आता है, काम करता है, क्या वो हमसे पैसा लेगा? दैट इज कॉल्ड, वो अपनी सेवाएं दे रहा है और उसकी सेवाओं का बाजार की वैल्यू है और उसकी सेवाओं क्या कहलाएंगी? और जब मैं फ्री टाइम में रहता हूं तो मैं खुरपी लेके जुड़ जाता हूं, तो क्या मुझे उसका पैसा मिलेगा? दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो समझ में आया? दोस्तों जिस गतिविधि को करने से जिसकी बाजार में वैल्यू क्रिएट हो, जो हमारे जीडीपी में योगदान दे, तो उसे हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। और जो जीडीपी में योगदान ना दे, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या मेरी बात समझे आप लोग? दोस्तों हमने गतिविधियों को 2 हिस्सों में बांटा, जिसे हमने कहा क्या? आर्थिक और गैर आर्थिक। सही है? हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर हम बाद में इन सब चीजों को लिखेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अभी सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं,
अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, इसको हमने मोटे मोटे दो शाखाओं में बांटा हुआ है। क्लास 4:15 तक है ना आपकी? भैया जी हैं 4:15 तक है, ठीक है। दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है, इसको हमने दो शाखाओं में बांटा है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड समष्टि अर्थशास्त्र। तो मेरे प्यारे साथियों, जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स को हमने दो शाखाओं में बांटा। वन इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रो, एंड अनदर वन इज कॉल्ड मैक्रो। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो, के व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, प्लीज फोकस करेंगे। माइक्रो, माइक्रो अपने आप में समझो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि माइक्रो का मतलब है बहुत बड़ा, क्या? छोटा, बस तो हो गया काम। जब हम आर्थिक गतिविधियों को एक स्मॉल लेवल पे पढ़ते हैं, यही जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जब इन आर्थिक गतिविधियों को एक स्मॉल लेवल पर अध्ययन करते हैं, एक लघु स्तरीय अध्ययन करते हैं, जब हम आर्थिक गतिविधियों का एक लघु स्तरीय अध्ययन करते हैं, अर्थात एक व्यक्तिगत स्तर पर, एक व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल, एक व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम अध्ययन करें, अगर हम अध्ययन करें, मुझे बताइए कि हम दो शब्द होते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। एवरीवन, क्या क्या? एक मांग और एक पूर्ति, मांग और एक आपूर्ति। बोलो जी यस। एक डिमांड और एक, सारे लोग जवाब देंगे कि डिमांड कौन करता है? खत्म बात। दोस्तों डिमांड कौन करता है? डिमांड उपभोक्ता, मांग किसके द्वारा की जाती है? और सप्लाई कौन करता है? शाबाश। देखो सब इकोनॉमिक्स आती तो है तुम लोगों को, ऐसी सोच रहे नहीं आती है। अभी देखते जाओ, आधी से ज्यादा इकोनॉमिक्स तुम्हें लगेगा सब आती है। और हमारा विषय ऐसा है दोस्तों, इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा यार ये सब तो मैं जानता ही हूं पहले से। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टीचर आया बता रहा है अखबार था, ये था, तुम सोच रहे होगा कोई एक बंदा। तो दोस्तों लेकिन इकोनॉमिक्स एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप लाखों बार आपने कंज्यूमर का काम किया है, लाखों बार आपने प्रोड्यूसर को देखा है, आप सरकार को देखते हैं, बस उसी चीज को मुझे शब्दों के तौर पर उतारकर आपको सिखाना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है दोस्तों, और 10-15 दिन के अंदर तो ऐसा तबाही मचेगी कि आप अपने फोन पर भी बात करोगे तो इकोनॉमिक्स ही चल रही होगी। कमान ऐसा नॉट, किससे वो तुम जानो यार है? तो अगर हम बात करें, ध्यान समझना, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जब, फिर से एक बार, जब हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक छोटे स्तर पर, एक व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, अर्थात जब हम किसी एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन करें, जब हम किसी एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन करें, जब हम किसी एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन करें, राइट। जब हम एक उपभोक्ता, जैसे आप ये उपभोक्ता एक, जब हम इसके डिमांड की स्टडी करें, दिस इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रो। जब हम एक उत्पादक की आपूर्ति का अध्ययन करें, जब हम किसी एक कंपनी, मान लो ये कैमरा, और ये कैमरा बनाया सोनी, दोस्तों सोनी कंपनी, जब हम इस कंपनी के लागत का अध्ययन करें कि इस कंपनी को कितनी लागत आ रही है, सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स इट।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक वह शाखा है जिस शाखा में हम एक लघु स्तरीय आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, और जब हम एक व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करें उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम किसी एक बाजार का अध्ययन करें, जब हम किसी एक कंपनी के लागत या आपूर्ति का अध्ययन करें, जब हम किसी एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन करें, उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब हम आर्थिक गतिविधियों का स्तर का अध्ययन एक व्यापक स्तर पर करते हैं, एक व्यापक स्तर बोले तो एक ब्रॉड लेवल, और एक बड़े स्तर पर करते हैं, व्यापक कह लो या क्या कह लो बड़े, एक लार्ज लेवल, जहां हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करें एक लार्ज लेवल, एक व्यापक स्तर पर, दिस इज कॉल्ड मैक्रो, दिस इज कॉल्ड मैक्रो। जब हम किसी एक, ध्यान सुनना एवरीवन ऑन द बोर्ड, और जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे उसको हम आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे, और फिर हम कभी समझाएंगे नहीं कि वो वहां पे क्या मतलब होता है। इसलिए आप एक बार एक दिन में ही चीजें सीख लो। ध्यान समझना, जब हम इसके डिमांड की स्टडी करें एक बच्चे की, दिस इज कॉल्ड मांग, और ये किसका हिस्सा है, माइक्रो। और दोस्तों जब हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी उपभोक्ता हैं, जब हम सभी उपभोक्ताओं के मांग का अध्ययन करें, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी उपभोक्ता हैं, अगर हम सभी उपभोक्ताओं के मांग का अध्ययन करें, सभी उपभोक्ताओं के मांग का अध्ययन करें, इसको मैं बोलता हूं एडी। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है? और आने वाली क्लास में कम से कम 30 बार ये शब्द यूज होगा, इसलिए अभी के अभी समझ लो। फिर मैं सिर्फ एडी लिखूंगा, आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा। दैट इज कॉल्ड संपूर्ण या समग्र मांग। लो जी, ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सिर्फ इसके मांग का अध्ययन करें, आप सभी के मांग का अध्ययन करें, एडी। बोलो जी, क्लियर? जब हम दोस्तों सभी उत्पादकों की आपूर्ति का अध्ययन करें तो कॉमन सेंस लगाओ, क्या होगा वो? एएस, दैट इज एग्रीगेट, संपूर्ण आपूर्ति। अरे बोलो यस। तो दोस्तों देखना, एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स में डिमांड, एक सप्लाई, एक मांग, और आपूर्ति, ये माइक्रो से संबंधी है। और जब अगर मैं बात करूं एडी, पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों की डिमांड, दिस इज कॉल्ड मैक्रो। अगर मैं बात करूं एएस, एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण आपूर्ति, दिस इज कॉल्ड मैक्रो। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? समझ गए? अगर मैं ये स्टडी करूं कि सोनी कैमरा मेकिंग कंपनी, इसकी लागत क्या है, ये क्या कहलाएगा? और जब मैं स्टडी करूं कि नेशनली और इंटरनेशनली कितनी कंपनियां कैमरा बनाती हैं, उन सभी कंपनियों की लागत क्या है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो। जब मैं स्टडी करूं किसी एक बंदे की, मिस्टर नाम भूल गया यार मैं तुम्हारा, हाँ अंशु ना, अगर मैं अंशु साहब की इनकम का अध्ययन करूं, इनका एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारी भी इनकम है ही नहीं है, तो क्या ही बात करूं। अगर मैं अंशु के इनकम की स्टडी करूं, दिस इज कॉल्ड एक बंदे की। बोलो यस। और दोस्तों जब मैं पूरे राष्ट्र के आय की स्टडी करूं, नेशनल इनकम, दिस इज व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो समझ में आ गया? तो जब हम एक बंदे की आय की इनकम की स्टडी, दिस इज पूरे हिंदुस्तान के इनकम की स्टडी, मैक्रो। जब हम पूरे हिंदुस्तान में गरीबी के स्तर का अध्ययन करें, दिस इज पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी के स्तर का अध्ययन करें, दिस इज मैक्रो। सो दिस इज माइक्रो और मैक्रो। खत्म बात दोस्तों। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब एक छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर। समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक स्तर पर, एक बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। इसे बोलते हैं व्यष्टि और समष्टि। दैट्स इट। मेरे प्यारे साथियों, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई रोल नहीं है। यू वोंट फाइंड इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको एक भी सवाल इस सेक्शन से नहीं मिलेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट 12 to 13 ईयर्स क्वेश्चंस इन द यूपीएससी, पिछले 12 और 13 वर्षों में अगर हम यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समथिंग, वो हम ऐसी बात कर लेंगे, और एक डिमांड का क्वेश्चन था। बस 2 क्वेश्चन पिछले 12 साल में यूपीएससी में, और हमारे बीपीएससी में एक भी नहीं। अगर हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र,
सारे के सारे क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। इसलिए आप सिलेबस में देखिए, हम सिर्फ समष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक लिखे हैं कि चाहे वो देश का बजट हो, चाहे वो देश में गरीबी, बेरोजगारी, चाहे देश में पब्लिक फाइनेंस की हम बात करें, या जो भी टॉपिक्स, टैक्सेशन, दोस्तों हम ये पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट ऑल राइट फॉर एवरीवन? नाउ लास्ट एक दो बातें और बता देते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। प्राइस थ्योरी, व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, दैट इज कीमत सिद्धांत। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। अब मुद्दे की बात यह है, देखो पढ़ने और पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि मैंने आपसे कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, तो आप लोग सोचें कि चलो गुरुजी ने कहा, आपने सुन लिया, कॉपी में लिख लिया और हो गया। लेकिन दूसरा तरीका दोस्तों यहां से शुरू होता है कि आखिर इसे कीमत सिद्धांत क्यों और किस आधार पर कहते हैं। अगर हमें वो समझ में आ गया तो हमें आगे जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। वो समझना क्या दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं एक उपभोक्ता की मांग और एक उत्पादक की आपूर्ति। इसका अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता की आपूर्ति। आप मुझे यह बताइए कि अगर सब्जी मंडी में टमाटर, क्या अगर सब्जी मंडी में टमाटर की मांग, लगट हेयर, मांग ज्यादा है और टमाटर की आपूर्ति कम है, तो टमाटर का प्राइस क्या होगा? लो जी, हो गया काम। इसका मतलब है हमारे देश में जो प्राइस है वो तय होता है किसके आधार पर? डिमांड और सप्लाई। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो बड़े बड़े टॉपिक पढ़ते हैं, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है कीमत, इसलिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं कीमत सिद्धांत। बोलो, समझ में आया? समष्टि अर्थशास्त्र को मैं कहता हूं, मैंने कहा समष्टि अर्थशास्त्र को मैं कहता हूं, ऐसा कोई और इकोनॉमिस्ट नहीं कहता, ना किसी किताब में लिखा। ये दिस इज माय ओन थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं कहता हूं इनकम थ्योरी। दिस नेम इज गिवन बाय मी ओनली, यू वोंट फाइंड इन एनी बुक। ये तो मिलेगा आपको, ये तो बहुत सारी किताबों में लिखा है, लेकिन ये मैंने खुद बनाया कि मैं समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहता हूं। आखिर इसे आय सिद्धांत क्यों कहते हैं, उसका आधार समझना। हम समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम समष्टि अर्थशास्त्र में, जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें बात करूंगा बजट की, मैं बात करूंगा टैक्सेशन की, तो आखिर हम ये बजट टैक्सेशन क्यों पढ़ते हैं? दोस्तों हमारी सरकार का क्या रोल है? दोस्तों हमारी सरकार का रोल बस इतना सा ही है कि हमारी सरकार वो सारे प्रयत्न करती है कि हमारे पूरे देश में एक व्यापक स्तर पर क्या होना चाहिए, सभी लोगों की आय का समान वितरण होना चाहिए। इसलिए तो हम राष्ट्रीय आय का आकलन क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि भाई हम जीडीपी बीडीपी क्यों पढ़ते हैं? जीडीपी का क्या रोल है? दोस्तों हम जीडीपी के माध्यम से देखते हैं कि हमारे देश ने इस साल कितना पैसा कमाया। दोस्तों हम गरीबी का अध्ययन क्यों करते हैं? जिससे हमें पता चले कि हमारे देश में आय की असमानता कितनी है, उससे गरीबी का पता चलता है। कैसे पढ़ाएंगे आपको? लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र, ऐसी चीजें पढ़ाएंगे आपको। और दोस्तों बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। लेकिन आप शुरू से ही समझना शुरू करो कि दोस्तों हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों हैं? भाई क्या है ये तो आप समझ गए, दूसरे स्टेप में क्यों है? दोस्तों वो इसलिए कि हम राष्ट्रीय आय क्यों पढ़ते हैं। भाई एक साधारण व्यक्ति इसलिए पढ़ता है, भाई राष्ट्रीय आय पढ़ लो पेपर में आएगा। लेकिन दोस्तों हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हमें जानकारी हो पाए कि हमारे देश में इनकम कितनी है, हमें जानकारी हो पाए कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कितनी है, एक बंदे की इनकम कितनी है, सो दैट हमें पता चले कि दोस्तों हरियाणा में पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है और हमारे बिहार में 66,800 समथिंग पर कैपिटा इनकम है और वहां 2 लाख से भी ज्यादा है। दोस्तों हम क्यों पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय? वो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि जो देश में आय है उसका सभी लोगों पर बराबर वितरण होना चाहिए। इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने नाम दिया है द इनकम थ्योरी। इज इट ऑल राइट फॉर एवरीवन? नाउ
इसे हम कहते हैं द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसी तमाम सारी बातें हैं इंट्रोडक्शन में जो हम आगे करेंगे। थोड़ा सा लिख लीजिए 10-15 मिनट, फिर हम क्लास को खत्म कर लेते हैं। और जितना लिख पाएंगे, वरना कल आके लिखवाएंगे और फिर क्लास शुरू करेंगे। बोलो जी यस। थोड़ा भी 1-2 दिन मैनेजमेंट ने कुछ बोला है, मैं भूल गया थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन शायद लाइक कोई क्या है, कोई लफड़ा था पता नहीं, कुछ भी है। 1-2 दिन थोड़ी हमारी क्लास 4:15 तक हो रही है। शायद इस हॉल को यूज करना है आपके तुरंत बाद, ऐसा है क्या अंशु? हाँ, तो याद आ गया मुझे, इस हॉल को हमें इस क्लास में शायद 4:30 या 4:45 से दूसरा बैच होता है क्या? हाँ, तो 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा। फिर हम अपनी क्लास को 5 बजे तक रखेंगे एटलीस्ट। कम ऑन यस, सो दैट हम लगभग वही 4:45 से 5, 5:15 तक पढ़ेंगे। सो दैट हमारे पास एक दिन में 2.5-3 घंटे होंगे, तो अच्छी तरह सब्जेक्ट डिलीवर भी हो पाएगा। क्योंकि 1-आध घंटे में दोस्तों गाड़ी गर्म हो रही होती है, और जब भागने की बारी आती है, देख रहे क्लास का टाइम हो गया। अभी इंट्रोडक्शन में आज ही मुझे बहुत सारी बातें करनी थी जो मैं कल करूंगा। उम्मीद करते हैं जितनी बातें आज हमने करी वो सबको समझ में आई। बोलो जी आई। प्लीज लिखिए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यह वह विषय है, यह वह विषय है। और तकरीबन अगले 3-4 दिन हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे होंगे। बोलो जी यस, है ना? चलो, वह विषय है जिसमें संसाधनों का, जिसमें संसाधनों का इष्टम, इष्टम का मतलब होता है बेहतर, संसाधनों का इष्टम है। लिख दीजिए, मेंस में भी लिखने आऊंगा दोस्तों। इष्टम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेहतर, इष्टम ब्रैकेट में बेहतर उपयोग करते हैं, इष्टम उपयोग करते हैं, जिससे एक उपभोक्ता, जिससे एक उपभोक्ता अपने संसाधनों जैसे मुद्रा एवं समय का बेहतर उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है, एवं उपभोक्ता अपने संसाधनों जैसे भूमि, एक उत्पादक, उपभोक्ता लिखा क्या? उपभोक्ता तो ऊपर हो चुका ना, होश में रहिए, भावनाओं को समझिए, है कि नहीं? भावनाओं बहने का अधिकार तुम लोगों को ही है क्या? मैं भी बह सकता हूं दोस्तों। उपभोक्ता नहीं, उत्पादक। उपभोक्ता तो ऊपर हो चुका ना, जिससे एक उत्पादक अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके, जैसे जो भी लिखा हो हमने, जैसे भूमि, श्रम, उत्पादक है अभी यहां, उपभोक्ता तो हो चुका ऊपर, भूमि, श्रम, पूंजी, माफ करिए मुझे, तुम्हारी पहली लाइन में ही कट्टा लग गया। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं उद्यमिता, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, और संगठन ऑब्लिक करके वहां पे लिख सकते हैं उद्यमिता एवं प्रौद्योगिकी, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन ऑब्लिक
उद्यमिता और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है एवं सरकार के द्वारा समाज कल्याण किया जाता है, एवं सरकार के द्वारा समाज कल्याण किया जाता है, सरकार के द्वारा समाज कल्याण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी सी हेडिंग लिखिए लेफ्ट में, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, और नीचे ब्रैकेट में लिखिए उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जहां पे मैं बोलूंगा बाइलिंगुअल, और आपको हर हेडिंग हर शब्द कॉपी में बाइलिंगुअल लिखना है, आज से ही समझ लीजिए, पहली क्लास में क्या मैंने कहा, हर हेडिंग हर शब्द क्या होगा, बाइलिंगुअल, लेकिन जो इलेबोरेशन होगा वो हिंदी में लिखेंगे हम लोग। क्या मेरी बात समझे? इसका यूज क्या होगा वो आपको एक दो दिन में मैं बताऊंगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख लिया, बस उसके नीचे लिख लीजिए ए भूमि, भूमि, बी श्रम, सी पूंजी, डी संगठन ऑब्लिक उद्यमिता, ई प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मैं लिख के दिखाऊं क्या, लिख लेंगी, दिखाओ कैसा लिखा तुमने, औ की मात्रा है, दो मात्रा है, दो, प्रौद्योगिकी, देखा पा में दो मात्रा है ना, प्रौद्योगिकी। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट नीचे आइए, लिखिए अर्थशास्त्र शब्द, एक अलग से लिखें लाइन, अर्थशास्त्र शब्द एक प्राचीन यूनानी शब्द, प्राचीन यूनानी शब्द, प्राचीन यूनानी शब्द ओइकोनोमस, बोर्ड पे लिखा है, ओइकोनोमस बोर्ड पे लिखा है, ये ओइकोनोमस से लिया गया है, ओइकोनोमस से लिया गया है। डब्बे में बंद कर दें ओइकोनोमस को, ओइकोनोमस को डब्बे में बंद कर दें, लाइक दिस, ऐसे कर दें वहीं के वहीं, और उसके नीचे ऐसे बना लें ओइकोस और दूसरी साइड नोमोस, ओइकोस और दूसरी साइड नोमोस। ओइकोस के नीचे लिखें, ओइकोस के नीचे लिखें हाउस होल्ड, और ब्रैकेट में परिवार या पारिवारिक, ज्यादा अच्छा शब्द है, परिवार से ज्यादा अच्छा शब्द मेरे लिए मुझे लगता है पारिवारिक, तो यहां पे लिखें पारिवारिक, पारिवारिक। नोमोस के नीचे मैनेजमेंट, ब्रैकेट में प्रबंधन, मैनेजमेंट ब्रैकेट में प्रबंधन, राइट। बस नीचे लिखें अरस्तु ने, अरस्तु ने अर्थशास्त्र को, अरस्तु ने अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन, अरस्तु ने अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कहा है, अरस्तु ने अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कहा है। अंशु जी
कल फिर आप ये वाली स्लाइड लगा देना आने से पहले ही, है ना। कल अरस्तु ने कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, तो जो भी हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे होगा परसों या जब भी, तो हम मिलेंगे। क्या आज की क्लास में कुछ समझ आया? थोड़ी सी बात समझ आई? तो आज ज्यादा टाइम नहीं मिला इसलिए हमने थोड़ा सा पढ़ा, और तकरीबन 4-5 क्लासेस तक हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। बोलो जी यस। और आने वाली क्लासेस में और सीखेंगे। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। चलिए।